नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें जो टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। ये अभ्यास सेट का दूसरा है। ये दूसरा अभ्यास सेट हम लोग आज कर रहे हैं। पिछले जो संडे को हम लोग अभ्यास सेट किए थे उसका थोड़ा सा स्तर बहुत अच्छा था, आप लोगों ने अच्छा से जवाब दिया। हाईएस्ट नंबर उसका 80 में 80 गया है। तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, इससे पता चलता है। इसमें जो है बीपीएससी के जो अनुसार टीजीटी पीजीटी के 80 प्रश्न पूछा जाता है उसी का अभ्यास कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, अगर इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवाकर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम तक नोट्स और प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको नोट्स और पीडीएफ मिलता रहेगा। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपया पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसको तो कोई कहना नहीं है, उनको जो है सुबह में कर जो है पीडीएफ लगभग 20 जो है वो मिल जाएगा और मिलता रहेगा। तो जो नहीं करवाए हैं वो जल्दी से करवा दें और जो है अपना तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का कार्य विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नाम से जो है किसने भाग में बांटा है, अपना नामकरण किया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। हम लोग जो है पिछले बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था टीचर वाला उसी के अनुसार विकल्पों को रखे हैं। अगर नोटिफिकेशन में आएगा कि विकल्प 4 रहेंगे तो हम लोग विकल्प को चेंज कर देंगे। उम्मीद है कि 4 ही विकल्प रहेगा, क्योंकि 69वें बीपीएससी में 4 विकल्प दिया था, तो इस पर भी दिया जा सकता है। तो उम्मीद पूरा है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या आता है, उसके अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। फिलहाल हम लोग 5 विकल्पों को लेकर चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। जॉर्ज गियर्सन ने कार्य विभाजन का नामकरण किया है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नाथों की संख्या 9 माने हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ी ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। ये कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका जो तैयारी है टीजीटी से पीजीटी लेवल तक कराया जा रहा है और पीजीटी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। तो पीजीटी के स्तर पे तैयारी की जा रही है, तो आप लोग अच्छे से सभी जवाब दे पाइएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास में बार व्यासंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। किसमें किया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय की रचना है उसी में जो है चित्रण इसका हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। वहां भी कुछ पीडीएफ दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब तक माना है। पूर्व मध्यकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा।
पूर्व मध्यकाल मतलब भक्तिकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों उपन्यास जो है कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन मुंशी प्रेमचंद का है और नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित है? बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित है। आपको बताना है कौन सा उपन्यास है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आपका बंटी, जो मन्नू भंडारी का उपन्यास है, उसी में ये चीज़ें का चित्रण हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ सेट प्रैक्टिस चल रहा है। आप लोग अंत में जो है जवाब दीजिएगा कितना आपका सही हुआ है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है। इसको हम लोग पढ़े भी हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास साहित्य इतिहास पुस्तक किसकी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास साहित्य इतिहास पुस्तक किसकी है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो है आप लोग जो है टॉपिक में अध्याय कराया गया है, तो सही जवाब आप लोग देख पा रहे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भक्तिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्तिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, कौन किसका ग्रंथ है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मेघावती जो है कुतुबन का है, पद्मावत जायसी का है। तो देख रहे हैं ये दोनों जो है विकल्प ख में है, तो इसका विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ा सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जरिया। यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है यह जो कथन है किस आलोचक का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने माना है? आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने माना है, यानी वर्तमान काल जो है नामकरण किसने किया है? आपको बताना है अपने साहित्य इतिहास में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के कौन से कवि पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के कौन से कवि पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप जो PDF इसका पाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें 249 रुपया पेड करके। 15वां प्रश्न है, छायावादी कवि सुरेंद्रनंदन पंत की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। इसका आप लोग क्लास कर चुके हैं छायावाद में, तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा।
सबसे पहले पल्लव आएगा, बिना आएगा, गुंजन आएगा, युगांत आएगा। तो 15 का ख सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी का है? निम्नलिखित में से कौन सा जो बोली है बिहारी हिंदी का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो है बिहारी हिंदी का बोली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को किसने अलंकृत काल के नाम से अभिहित किया है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को किसने अलंकृत काल के नाम से अभिहित किया है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने किया है, अलंकृत काल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? प्रयोगवाद जो है शैलीगत विद्रोह है, आपको बताना है ये प्रयोगवाद के संबंध में किसका कथन है। तो विद्रोह का बात जो है ज़्यादा नगेंद्र करते हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होगी? आपको बताना है किस अनुच्छेद में ऐसा चर्चा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अनुच्छेद 348 में ये बातें कही गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, इन बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके बोलियों के साथ इनको सुमेलित करना है। तो आप लोग इसका जो है प्रयास कर चुके हैं, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। पूर्वी हिंदी बघेरी यानी क दू, उसके बाद बिहारी हिंदी जो है मघी, ख का फोर, तो किस में है? विकल्प क इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी जो है नई चाल में कब ढली, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, 1873 ईस्वी में नई चाल में ढले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसरी कहा है? किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसरी कहा है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। हम लोग जो है अभी 5 विकल्प लेकर चल रहे हैं। जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 4 विकल्प उसमें चर्चा हो सकता है, क्योंकि 69वें बीपीएससी में 4 विकल्प रखा है, तो हम लोग 4 विकल्प कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 5 विकल्प लेकर चलेंगे। हो सकता है परिवर्तन इसमें नहीं करें, तो आप लोगों को जो है तैयारी उसी ढंग से करवाया जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, जात पाछ पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? उपयुक्त पंक्तियां किसकी है, आपको बतानी है। इसका प्रयास किया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, ये रामानंद की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी का है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैं हार गई, एक प्लेट शराब, यही सच है, तीनों उसी का कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, पद्मावत के पात्र और प्रतीकों के साथ सही सुमेलित कीजिए। पद्मावत के जो पात्र हैं उसके प्रतीकों के साथ सही सुमेलित करना है आपको। कौन सा पात्र है, किसका प्रतीक है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो रत्नसेन जो है किसका प्रतीक है, आपको बताना है। आत्मा का। सिंहर जो है हृदय का प्रतीक है। तो इस देखिए विकल्प किसमें ये सही हो रहा है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के जीवन पर रेखा जीवनी
प्रेमचंद घर में के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद घर में के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये प्रश्न जो है ए स्टेट में भी पूछा गया था, तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ग हो जाएगा शिवरानी देवी। उनके जो है पत्नी थे शिवरानी देवी प्रेमचंद के, वही प्रेमचंद घर में उनका जीवनी लिखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राही मासूम रजा का उपन्यास है? निम्न में से कौन सा राही मासूम रजा का उपन्यास है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आधा गांव भी उसी का रचना है, कटरा बियाजू भी उसी का है, ओस की बूंदे भी उसी का है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आपको PDF ससमय मिल सके। 28वां प्रश्न है, बिहार के पूर्णिया जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बिहार के पूर्णिया जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। मैरा आचार जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, उसी में जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चर्चा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है? निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि छाया भी उसी का है, आकाशदीप भी है, आंधी भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो है सही आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, इसको पढ़ाया गया है। विकल्प का हो जाएगा 17 सर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है TGT PGT यानी जो 6 से लेकर 12 तक तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों को कंबाइंड करके यहाँ जो है उसी स्तर पर ये प्रश्न बनाया गया है। और PGT को हम लोग टारगेट में लेकर चल रहे हैं ताकि ऊपर का हम लोग पढ़ेंगे, नीचे अपने आप होता चला जाएगा। तो आप लोग इसको सभी देख सकते हैं जो हिंदी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। जो विभिन्न संप्रदाय है उसके प्रवर्तकों के साथ आपको जो है सुमेलित करना है। तो जल्दी जल्दी इसको देखिए कौन सा सही होगा। क का तीसरा हो जाएगा भामा। तो देखिए किस में है, तो इसका जो है विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही विकल्प से जो है मिल गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से मिलान कर दीजिएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा। 32वां प्रश्न है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बानी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है। ये पंक्तियाँ किसकी है? महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ संग्रहित किया गया है ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयारी महत्वपूर्ण हो सके। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये अज्ञेय की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, भक्त कवियों को उनके उपासक के साथ सुमेलित कीजिए। ये भक्त कवि के जो है कौन से भक्ति के उपासक थे आपको बताना है, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले कबीर आते हैं। तो कबीर जो हैं ज्ञान मार्गी हैं। क के 4 किस में है? क में है। लगभग यहाँ सब सही मिल रहा है। घ का 1, घ का कृष्ण भक्ति यहाँ सही है, तो विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, हमारे समाज के पुरुष के
विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका का है? ये जो कथन है किस लेखिका का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये महादेवी वर्मा का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी आलोचनात्मक कृति है? छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी आलोचनात्मक कृति है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प ख हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र यहाँ रचनाकार होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ रचनाकार हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आप लोग जो सबसे पहले गोदान देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का है। मेरा आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। आपका बंटी मनु भंडारी का। देखिए किस में है तो क का 4 का जो है 3 हो जाएगा, सॉरी क का 3 हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ख का 4 हो जाएगा, सही है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। कौन सी रचना भूषण की है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो 40वां का सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक तीनों भूषण की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के काव्यों का सही अनुक्रम में सजाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में सजाना है, कौन सी रचना पहले आएगी। तो आप लोग जो है इसका क्रॉस कर चुके हैं, आप लोग सही जवाब दे पाइएगा, हमें पता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है झरना आएगा, उसके बाद जो है आंसू, उसके बाद रहर, उसके बाद कमायनी। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुराने रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। उपयुक्त विचार किसका है? उपयुक्त विचार किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। नामवर सिंह का ये विचार है या कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ये चीज़ मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक कौन हैं? गोरखबानी को किसने संपादित किया है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। पीतम्बर दत्त परथवार ने संपादित किया है गोरखबानी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? निम्नलिखित में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया गया है,
तो हम लोग उस टॉपिक में उस चीज़ों को देख लेंगे और कुछ नया जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में रखने के लिए आपको PDF 1-2 बार जो है सेट बनाना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करवा लें 249 रुपया पेड करके, ताकि आपको PDF मिल सके। तो 45वां का सही आंसर जो है विकल्प ख हो जाएगा। कुनोचे का जो है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जो पत्रिका है उसके संपादक के साथ सुमेलित करना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सुमेलित कीजिए। तो क का जो है 2 हो जाएगा, देखिए किस में है। ख का 1 सही है। ग का बाल बोधनी भारतेंदु का है, यानी घ का 3। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र नहीं है। कौन सा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र नहीं है, आपको ढूंढनी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसको जो है छायावाद में प्रयोगवाद में पढ़ाया गया है। आप लोग अगर कल का क्लास किए होंगे तो सही जवाब दे पा रहे होंगे। विकल्प ख सही हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसकी रचना है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसकी रचना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत किसका है। ये एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत किसका है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये अज्ञेय की यात्रा वृतांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस बात पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। किस पर जो है मार्क्सवाद का प्रभाव है, आपको बताना है। कहीं जो टाइपिंग त्रुटियां हैं उसको सुधार कर आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें। हम जो है पूरी शुद्धता के साथ आपको देने की प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती है तो उसको हम लोग दूर कर देंगे, आप चिंता ना करें। तो 51 का जो सही है विकल्प ग हो जाएगा। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपयुक्त संवाद आषाढ़ का एक दिन में किसका है। यह जो संवाद है किसका है, आपका बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। निक्षेप का ये संवाद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। उपयुक्त कथन किस नाटक से दी गई है। यह जो कथन है किस नाटक से दिया गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन से ये जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहराने में ही कुशल है। यह कथन किस उपन्यास में वर्णित है, आपको बताना है। यह कथन किस उपन्यास से दिया गया है, यह किस उपन्यास में वर्णित है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। गोदान उपन्यास में ये बातें का चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थोगम्योपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है। यह किस रचनाकार की पंक्ति है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। ये सरोज स्मृति से दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। निराला की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने रचनाओं को प्रमाणिक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने रचनाओं को जो है प्रमाणिक माना है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना खड़कबारी मुख्यतः है। खड़कबारी जो है क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ये प्रश्न जो है पीजीटी में इसी प्रकार से पूछा गया था, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। फारसी और हिंदी शब्दकोश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध दलित आत्मकथा जूठन का प्रकाशन कब हुआ। प्रसिद्ध जो दलित आत्मकथा है जूठन, उसका प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। 1997 इसमें जूठन का प्रकाशन हुआ था, जिसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है, पंडित सर सत बखनाई देही बुद्ध बसंत न जानई। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है। ये पंक्तियां जो है किसकी है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। सरहप्पा की ये पंक्ति है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग जल्दी जल्दी बनाते चलें। कितना सही हो रहा है अंत में कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन नहीं है। निम्नलिखित में रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों निबंध भाव और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम लोग चलिए व्याकरण वाले सेक्शन में 20 प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। 61वां प्रश्न है, एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा। एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। एक परस एक यानी एकैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर संधि कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर संधि कौन सा नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चंद्रोदय जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग व्याकरण को भी देखेंगे और सारी चीज़ों का जो है धीरे धीरे नोट्स आपको मिलता जाएगा। क्लास होता जाएगा, नोट्स मिलता जाएगा। तो आप जो है ये दुविधा में ना रहें कि एक ही बार नोट्स मिलेगा। जैसे जैसे क्लास होगा आपको नोट्स मिलता चला जाएगा। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जल्दी जल्दी जो नहीं करवाए हैं रजिस्ट्रेशन करवा दें 249 रुपया पेड करके। नवग्रह में किस समास की योजना है। नवग्रह में किस समास की योजना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। द्विगु समास का योजना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए आपको बताना है तद्धित प्रत्यय किसमें है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों में जो है तद्धित प्रत्यय है। हम लोग जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को वहाँ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा जो है परा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। प्रतिच्छन में परा उपसर्ग नहीं है, बाकी दोनों में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। उबटन में तत्सम शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्याकरण से जो 20 प्रश्न पूछते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। 60 जो है हिंदी साहित्य से रहता है। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है। अलमारी किस भाषा का शब्द है। अलमारी जो है किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है, उपसर्ग आता है यानी शब्द के पहले आता है पीछे आता है आपको बताना है कि बीच में आता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। शब्दों के आगे आते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पीयूष, सुधा, अमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य है
कौन सा संयुक्त वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। मैंने खाना खाया और मेरी भूख जो है मिट गई। तो आप भी जो है क्वेश्चन का सिलेबस जो है थोड़ा सा नॉर्मल रखे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हार्ड होता जाएगा। तो आप ये ना सोचिए कि क्वेश्चन जो है बहुत हल्का है, हम लोग धीरे धीरे इसको हार्ड करते जाएंगे। अंधे की लकड़ी जो कोक्ति का अर्थ है, अंधे की लकड़ी जो कोक्ति का अर्थ क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, एक ही सहारा यानी अंधे की लकड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 72वां प्रश्न है, उसमें व्यंजन है। कौन सा जो है उसमें व्यंजन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याकरण जब हम पढ़ेंगे तो इन सब सारी चीज़ों आसानी से बनने लगेंगे। आप ये ना सोचें जिससे नहीं बन रहा है कि हम लोग नहीं पढ़े हैं। व्याकरण वाले सेक्शन में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहा जाता है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहा जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, जो है गुरु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि ग भी अशुद्ध है और क भी अशुद्ध है। ख जो है शुद्ध है। तो दो हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तम का विलोम शब्द है। तम का विलोम शब्द कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। ज्योति जो है तम का विकल्प शब्द है, विलोम शब्द है, क्योंकि तम माने होता है अंधेरा, अंधकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 76वां प्रश्न है, जीतने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है। जीतने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, जिगीसा, यानी जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीसा कहा जाता है। जो इंद्रियों पर विजय पा जाता है उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिराप में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। मिराप में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आप जो है मिराप में आप प्रत्यय है, क्योंकि ऊपर वाले जो ख में है हरंत लगा हुआ है, आधा पा है लेकिन पूरा पा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महिप निरत का सही अर्थ भेद है। महिप और निरत का क्या सही अर्थ है आपको बताना है। तो महिप माने राजा होता है और निरत माने मेघ होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, में कौन सा कारक है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, में कौन सा कारक है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, करण कारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और 80वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चिट्ठी भी स्त्रीलिंग है, बात भी, टोपी, तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये आज का जो है प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट दूसरा था ये। तो आपका कितना सही हुआ है इसमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें 249 रुपया पेड करके। और आपको नोट्स और ये प्रैक्टिस सेट जो हम करवा रहे हैं सभी का PDF आपको मोबाइल पे मिलता रहेगा। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप फ़ोन पे करके इसी पे आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना है नाम पता के साथ, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कन्फर्मेशन हो सके।
तो आप जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं, वो भी स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि आपको जो है PDF ससमय मिल सके। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें 249 रुपया पेड करके, और PDF जो है पाकर अपना अध्ययन को मजबूती प्रदान करें, तैयारी को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि ये स्टेट के जैसा ये हर का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप लोग जो है अच्छे से मेहनत कीजिए PDF से और नोट्स से, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोरिंग करके आएँ और अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।